नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। हमारे खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी के बारे में। ईएसबी के बारे में द्वारा शिक्षक वर्ग 1, 2 और 3 की पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में अभ्यर्थी गलत प्रश्नों के निरस्त होने से पूरे अंक प्राप्त न होने की वजह से अपात्र हो गए। गलत प्रश्न निरस्त होने की वजह से इसमें उन प्रश्नों के पूर्ण अंक नहीं दिए जाते हैं। ऐसे में 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी अपात्र हो गए हैं। खास बात यह है कि वर्ग 1, 2 और 3 की पात्रता परीक्षा में यह 50 से 60% है, यानी कि रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 50% और अनरिजर्व के लिए 60%। इसी तरह चयन परीक्षा का मापदंड देखें तो 40 से 50 का है, यानी रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50%। ईएसबी में पात्रता परीक्षा का क्राइटेरिया चयन परीक्षा के मुकाबले कमतर होता है। लो क्राइटेरिया की वजह से पात्रता परीक्षा में ज्यादा अभ्यर्थी पात्र हो जाते हैं और उसके बाद वे मुख्य शिक्षक चयन परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए शामिल होते हैं। अभ्यर्थियों के मुताबिक अगर परीक्षा में 10 प्रश्न गलत पूछे गए हैं और 4 परीक्षार्थी हैं, इनमें से एक परीक्षार्थी 60 अंक लाता है और दूसरा 80 और तीसरा अगर 100 और चौथा 120 अंक लाता है, तो इन्हें 10 निरस्त किए जाते हैं। प्रश्नों में अलग अलग अनुपात में अंक दिए जाते हैं। इस वजह से सैकड़ों अभ्यर्थी क्वालिफाई होने के बाद भी अनक्वालिफाइड हो जाते हैं। एक अभ्यर्थी ही चैलेंज कर सकता है एक प्रश्न के लिए। अगर प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न गलत है तो उसे केवल एक ही अभ्यर्थी चैलेंज कर सकता है, जबकि अन्य परीक्षाओं में अनेक अभ्यर्थी एक ही प्रश्न को चैलेंज कर सकते हैं। ऐसी दिशा में अगर संबंधित अभ्यर्थी द्वारा ऑथेंटिक रेफरेंस डॉक्यूमेंट नहीं लगाए तो उसे निरस्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे पहले से चैलेंज किया गया है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जिस तरह हम बात कर रहे हैं ईएसबी के बारे में, जो परीक्षा निकली थी उसका रिजल्ट रोका गया और कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि जो पात्रता परीक्षा थी उसमें एक प्रश्न अगर निरस्त होता है उसके लिए केवल एक अभ्यर्थी ऑप्शन मतलब लगा सकता है। बाकी परीक्षाओं के अंदर ऐसा नहीं, केवल इसी परीक्षा के अंदर ऐसा है। क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए रमेश, ये जो परीक्षा आयोजित की गई थी, जी ये पात्रता, सबसे पहली चीज तो हमें ये जानना हो कि पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों परीक्षाओं के मापदंड अलग अलग होते हैं। जी और अभ्यर्थियों को, जो परीक्षार्थी होते हैं, जी उन परीक्षार्थियों को इसमें अलग अलग श्रेणी में अंक दिए जाते हैं। जी यहाँ एक सबसे बड़ी बात है, जो मुद्दा आपने उठाया है, जी कि सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि किसी प्रश्न को निरस्त ही क्यों किया जाए। जी जो प्रश्न है, क्योंकि जो प्रश्न पत्र तैयार होता है जी आनंद फानंद में तो होता नहीं है, बिल्कुल उसके लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। पीएचडी के पास पर्याप्त समय होता है, बोर्ड उसको चेक करता है, बोर्ड के अनेक सदस्य उस प्रश्न पत्र को तैयार करने में जी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। बिल्कुल इसके बावजूद भी वो प्रश्न गलत हो गया, जो परीक्षार्थी है, जो वहां अभ्यर्थी बैठा हुआ है, उसने उस प्रश्न को समझ के अपना विवेक लगा करके वहां दिए गए उत्तर में से जो 4 उसको विकल्प दिए गए थे, उनमें से एक सही उत्तर का चयन कर भी दिया और सही उत्तर दिया। बिल्कुल क्योंकि यहाँ प्रश्न गलत होने की सिर्फ जो स्थिति होती है, मैं आपको बता दूं जी कि कई बार, क्योंकि प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी 2 भाषाओं में होता है, जी तो जो अनुवाद होता है उसका हिंदी में, इंग्लिश यदि पहले अंग्रेजी में लिखा हुआ उसका हिंदी में अनुवाद किया गया है जी और उसके अनुवाद में कहीं एक शब्द गलत हो गया, या फिर हिंदी से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और एक शब्द कहीं गलत हो गया है, जी तो ऐसी अवस्था में वह प्रश्न जो है निरस्त कर दिया जाता है। बिल्कुल अब वो प्रश्न, क्योंकि अनुवाद यदि गलत हो गया, एक शब्द गलत भी हो गया, तो जो अभ्यर्थी बैठा है जी उसने उस प्रश्न को समझ के दोनों भाषाओं में पढ़ के, इंग्लिश में जो लिखा है उसे भी पढ़ा है उसने, हिंदी में जो लिखा है उसे भी पढ़ा है, और पढ़ के कि इस प्रश्न का आशय क्या है, अपना विवेक लगाया है और अपने विवेक के अनुसार जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, 4 विकल्प दिए गए थे, उनमें से सही विकल्प का चयन भी किया। बिल्कुल इसके बावजूद उस प्रश्न का निरस्त हो जाना, इस प्रश्न के निरस्त होने में अभ्यर्थी की कोई गलती नहीं है, इसमें सारी की सारी गलती है कर्मचारी चयन मंडल की। कर्मचारी चयन मंडल ने प्रश्न को प्रश्न पत्र में अंकित करने से पहले उसको पूरी तरह से परीक्षण क्यों नहीं किया कि इस प्रश्न में कोई गलती भी है या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिना परीक्षण किए
बिना दोष जांच किए उसको प्रश्न पत्र में शामिल कर दिया। जी प्रश्न पत्र में शामिल करने के बाद में अभ्यर्थी ने किसी ने उसका उत्तर दिया, किसी ने नहीं दिया, ये अलहदा विषय है। जी लेकिन यहाँ बात यह है कि उस प्रश्न में जरा सी कोई त्रुटि हुई और उस प्रश्न को निरस्त किया, और उसके निरस्तीकरण के लिए इस परीक्षा में जो एक विशेष बात देखी गई है, जी यदि कोई एक प्रश्न जिसके अनुवाद में, चाहे हिंदी अनुवाद में या अंग्रेजी अनुवाद में कोई जी त्रुटि सामने आई है, तो एक अभ्यर्थी, एक परीक्षार्थी एक प्रश्न के लिए आवेदन कर सकता है कि वह इसको निरस्त कर, इस प्रश्न को निरस्त किया जाए। बिल्कुल अब उस अभ्यर्थी ने उस प्रश्न का उत्तर सही दिया है या नहीं दिया है, वह प्रश्न छोड़ दिया है, इस पर ये जांच का विषय नहीं है, यहाँ ये जांच का बिंदु है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह आ जाती है धर्मेशा जी कि यदि एक अभ्यर्थी ने एक प्रश्न के लिए आवेदन कर दिया है कि जी यह प्रश्न गलत है, उसे निरस्त कर दिया गया, जी तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि बाकी अभ्यर्थी यदि जो हैं तो उस प्रश्न के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल जबकि बाकी परीक्षाओं में ऐसा नहीं है। एक प्रश्न के लिए कई अभ्यर्थी, कई परीक्षार्थी उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, उस पर आपत्ति उठा सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह रहती है कि एक प्रश्न के लिए एक ही परीक्षार्थी जो है वो उसके लिए आवेदन कर सकता है। उसी प्रश्न के लिए यदि किसी दूसरे अभ्यर्थी का, दूसरे परीक्षार्थी का आवेदन आता है तो उस आवेदन को अमान्य कर दिया जाता है, यह कह करके कि इस परीक्षा के लिए, इस प्रश्न के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किया जा चुका है। बिल्कुल बिल्कुल अब यहाँ बड़ी बात यह आ जाती है कि चलिए वो प्रश्न निरस्त कर दिया। जी अब वह प्रश्न निरस्त करने के बाद जी जब वो प्रश्न, तो उसके अंक का क्या होगा, जिसने उसको सही किया है या नहीं किया है, तो जी उसके लिए जिस अनुपात का चयन किया जाता है, जिस अनुपात का मापदंड रखा गया है, जी वो भी एक बड़ी विडंबनापूर्ण है, क्योंकि जी उसका भी स्पष्टीकरण नहीं है रक्षा। बिल्कुल और वहां स्पष्टीकरण ना होने से यहाँ ये सवाल उठता है क्योंकि उसके जो अंक दिए जाते हैं, जी जिन्हें हम बोनस मार्क कहते हैं, जी वो बोनस मार्क देने का क्राइटेरिया भी अलग अलग है। बिल्कुल बोनस मार्क देने का क्राइटेरिया उस अनुपात में तय किया जाता है कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा कि जिस अभ्यर्थी ने कितने प्रश्न किए हैं। जी यदि 200 प्रश्नों का 200 प्रश्न पत्र है, 200 प्रश्न है, तो उन 200 में से जिसने 80 प्रश्न सही किए हैं उसको बोनस अंक उस अनुपात में दिए जाएंगे। जी जिसने 120 प्रश्न सही किए हैं उसको उस अनुपात में अंक दिए जाएंगे। तो ये जो क्राइटेरिया है बोनस अंक देने का, जी एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा जी कि मान लीजिए 10 प्रश्न ऐसे आए जिन पर आपत्तियां थी, वो 10 के 10 प्रश्न जो है निरस्त कर दिए गए। बिल्कुल ये उदाहरण दे रहा हूं मैं। जी तो उन 10 प्रश्नों का जो बोनस अंक मिलता है, जी उन 10 प्रश्नों के बोनस अंक के रूप में यहाँ ये बात जरूर आ जाती है कि वो उन 10 प्रश्नों में किसको क्या उत्तर मिला, कितने कितने प्रश्न किए, जी उस अनुपात में दिया जाए। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि मैं एक उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि किसी विद्यार्थी ने 80 प्रश्न किए हैं 200 में से, जी तो उसे उस अनुपात में अंक दिए जाएंगे। किसी ने 100 प्रश्न किए हैं तो उसे उस अनुपात में अंक दिए जाएंगे, जी क्योंकि वो जो आंकड़ा होता है वो 4.28 से लेकर के 8.57 तक होता है। बिल्कुल जिसने जितने प्रश्न किए हैं उस आधार पर वह उनको दिया जाता है। जी क्योंकि जैसा यदि किसी ने केवल 60 प्रश्न सही किए हैं तो उसको केवल 4 अंक मिलेंगे। किसी ने 120 प्रश्न सही कर दिए हैं तो उसको 8 अंक मिलेंगे। तो ये जो अनुपात है, हालांकि इसके लिए मांग भी की गई है, जो शिक्षाविद हैं, शिक्षाविदों ने, कई संस्थानों के लोगों ने इसको लेकर मांग उठाई है कि यह जो अनुपात है, क्योंकि जिसने 60 प्रश्न किए हैं हो सकता है कि उसने उस प्रश्न का सही उत्तर दिया हो जो निरस्त किया गया है। बिल्कुल जिसने 120 प्रश्न का उत्तर दिया है, 120 प्रश्न हल किए हैं, हो सकता है कि उसने उस प्रश्न का उत्तर ही ना दिया हो। बिल्कुल तो इस अवस्था में जो बोनस अंक देने का प्रावधान है, जो बोनस अंक देने का मापदंड रखा गया है, क्राइटेरिया रखा है, उसमें कहीं ना कहीं अन्याय होता नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी सूरज धर्मेश जी सूरज जी, जैसा कि आपने कहा कि उसमें अन्याय होता नजर आ रहा है। साथ ही यहाँ मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि अगर ये प्रश्न निरस्त होते हैं और इससे सीधे तौर पर विद्यार्थी का नुकसान होता है, वो इस परीक्षा में रह जाते हैं, रुक जाते हैं, परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं और उनका भविष्य जो अधर में चला जाता है, कहीं अपनी एज लिमिट क्रॉस कर चुके होते हैं, हो सकता है उनका ये लास्ट अटेम्प्ट हो। ऐसे में रिजल्ट भी कई बार देखा गया है, अभी मध्य प्रदेश में देखा होगा आपने कि जितनी भी भर्ती निकल रही है सभी में रिजल्ट रुके हुए हैं। तो छात्रों के भविष्य के साथ में या वो प्रतियोगी परीक्षा में जो बैठे हैं उनके भविष्य के साथ में, उनके करियर के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? देखिए धनुष, ये एक बहुत बड़ा विषय है। जी जैसे कि अभी जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा आयोजित परीक्षा जो ली गई थी, क्योंकि जी जैसा मैंने पहले भी कहा कि पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा के मापदंड अलग अलग होते जी हैं।
जैसे कि आपने जिस विषय को उठाया है, शिक्षक वर्ग 1, 2 और 3 की पात्रता परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। जी, लेकिन जो विषय अभी आपने कहा कि अन्य विभागों द्वारा जो एजेंसियां हैं, आज जी, पीएससी जी, की हम बात करें या जो अन्य एजेंसियां हैं राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर जी, जो परीक्षाओं का आयोजन करती हैं, उसमें यही छोटी-छोटी वजह, चाहे मध्य प्रदेश के परिदृश्य में भी हम देखें तो मध्य प्रदेश में पीएससी ने जो परीक्षा आयोजित की थी उसमें आरक्षण का एक मुद्दा उठाया गया। जी, जब कमलनाथ सरकार थी उस समय 27% आरक्षण की बात कही गई, विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और वो परिणाम रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि कमलनाथ की सरकार चली गई, शिवराज सरकार आ गई। शिवराज सरकार में वह जो 14% आरक्षण बढ़ाया गया था, जी, तो उसको घटा करके 13% कर दिया गया, बिल्कुल, 27% की जगह 13% कर दिया गया। अब इस बात को लेकर के कुछ अभ्यर्थी न्यायालय के दरवाजे तक पहुंच गए। अब मामला न्यायालय में है, जी, तो न्यायालय में होने के कारण, क्योंकि विचाराधीन मामला है, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि मामला विचाराधीन है, तो अब जो एजेंसियां हैं वो परिणाम जारी नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल, इसके पहले भी आपने एक विषय उठाया था कि जब एकेडमिक कैलेंडर गड़बड़ा जाता है, जी, स्वाभाविक बात है कि एक परीक्षा आयोजित की गई और दूसरी परीक्षा उसका परिणाम नहीं आ पाया है, उसका परिणाम घोषित नहीं कर, क्योंकि जी, एक परीक्षा ये जो हुआ है, प्रवेश परीक्षा हुई, उसके बाद में मुख्य जी, परीक्षा होगी, फिर साक्षात्कार होंगे, ये एक पूरी उसकी सर्कुलेशन है बिल्कुल, और उसके क्रम है। तो केवल एक परीक्षा आयोजित की गई, प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई, प्रवेश परीक्षा का परिणाम नहीं आया, तो स्वाभाविक बात है कि उसकी मुख्य परीक्षा भी रुक जाएगी, मुख्य बिल्कुल, परीक्षा रुकेगी तो साक्षात्कार रुक जाएंगे। बिल्कुल, जब ये पूरा क्रम टूट गया तो आगामी वर्ष का जो एकेडमिक कैलेंडर है वो जी, प्रभावित होगा। तो बिल्कुल, ऐसी स्थिति में इससे पहले देश न्यूज एक मुद्दा और उठाया था, जी, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जो आगे परीक्षाएं की जा रही हैं, जी, पुलिस भर्ती को लेकर भी बात हुई थी। जी, तो लगभग बहुत सारे लोग तो केवल इसलिए कि भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं करी जा रही हैं, भर्ती परीक्षाएं निकाली नहीं जा रही हैं, इस अवस्था में ये स्थिति बनी कि कुछ लोग फॉर्म नहीं भर पाए, ओवर एज हो गए। तो अब बिल्कुल, चूंकि आयु का जो पैमाना है उससे वो फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो अब उनके लिए कोई विकल्प नहीं बचा कि वो किसी शासकीय परीक्षा का फॉर्म भर सके, क्योंकि उनकी आयु अधिक हो चुकी है। तो बिल्कुल, इस अवस्था में अब वो तो उनको रोजगार हासिल नहीं हो पाया और जो परीक्षाएं रुक रही हैं, उस परीक्षाएं जो परिणाम रुके हुए हैं, जी, उन परिणामों के रुकने के कारण स्थिति ये बन रही है कि वो जो अभ्यर्थी है जिसने वो परीक्षा दी है और उसे इस बात का आत्मविश्वास है कि उसने इतने अंकों का प्रश्न किया है कि उसे परीक्षा में उत्तीर्ण, वो परीक्षा में हो जाएगा बिल्कुल, और मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहा है। जी, अब इस स्थिति को लेकर वो ऊहापोह की अवस्था में है कि इस परीक्षा का परिणाम आ जाए तो वो मुख्य परीक्षा दे। इस स्थिति में वो दूसरी परीक्षा भी नहीं दे पा रहा है, बिल्कुल, दूसरी परीक्षा के लिए वो तैयारी नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल, क्योंकि उसको वो आश्वस्त है कि मैंने ऐसा प्रश्न किया है, जी, ऐसे प्रश्न पत्र का उत्तर दिया है कि मैं आश्वस्त हूं कि मैं पास हो जाऊंगा। बिल्कुल, अब इस अवस्था में वो विद्यार्थी तो कंफ्यूज है ही, वो ऊहापोह की अवस्था में है, बिल्कुल, लेकिन यहाँ आयु की अवस्था भी, यदि उस परीक्षा को शून्य घोषित कर दिया गया, किसी को 0 ईयर अगर डिक्लेयर कर दिया गया, तो वो उस परीक्षा के परिणाम ना आने की अवस्था में, क्योंकि उसकी आयु अधिक हो रही तो वो दूसरी परीक्षाओं के लिए अपात्र हो जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ एक बात जरूर आई है, जिस विषय पर हम बात करें, वापस अपने विषय पर लौटना चाहूंगा जी, मैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि एक ही अभ्यर्थी किसी परीक्षा के प्रश्न के लिए, एक प्रश्न के लिए यदि वो करता है जी, और दूसरी यदि वो करता है तो उसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होता है। बिल्कुल, यहाँ हमें एक बार जरूर जानना पड़ेगी धर्मेश जी कि ये जो परीक्षाएं हैं, जी, जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य के सबसे प्रारंभ में कहा था जी, कि जब वह प्रश्न पत्र में समायोजित किया गया, शामिल किया गया, तो जो प्रश्न पर्यवेक्षक हैं जी, जिन्होंने प्रश्न पत्र का निर्माण किया है, उसके लिए पूरी एक समिति गठित हो, तो उन समिति के सदस्यों के द्वारा की गई अनदेखी का खामियाजा अभ्यर्थी भुगत रहे हैं, उसका खामियाजा बिल्कुल, छात्र बिल्कुल, भुगत रहे हैं। तो इस अवस्था में हमें ये चीज देखना पड़ेगा कि गलती किसी और की है, नुकसान किसी और को हो रहा है। बिल्कुल, जी धर्मेश जी। बिल्कुल सूरज जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि सूरज जी ने बताया कि गलती किसकी है और खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है। अगर प्रश्न पत्र में से सवाल निरस्त होते हैं तो इसके अलग-अलग अनुपात में छात्रों को अंक मिलते हैं। इस वजह से ना कई बार उनका नुकसान हो जाता है। अगर सवाल निरस्त हुए हैं तो समान अंक मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। कई बार जब मामूली अनुपात की वजह से भी प्रश्न निरस्त हो जाते हैं और उनका जवाब अभ्यर्थी सही देते हैं, तब भी उनका सीधा नुकसान ही होता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम शिक्षा के माफिया तंत्र में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।